मैं हूँ बुनाके गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी अध्यापिका। हमारे दो बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इस प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत ठीक से परफॉर्म किया। मैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका था हमें प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं हमारी मुख्य अध्यापिका को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जो हमारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं बुनाके गवर्नमेंट स्कूल से। नमस्ते, मेरा नाम वेदिका रामदिया है और मैं बुनाके सरकारी पाठशाला की छात्रा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है भेड़िया आया, भेड़िया आया। यह कहानी एक छोटे से लड़के की है। उसका नाम गोपी था। वह अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिताजी एक चरवाहे थे। वे गायों को चराकर अपना जीवन चलाते थे। पर गोपी बहुत शरारती लड़का था। हर दिन वह कोई नई शरारत करता ही रहता था। आज मैं क्या करूं? किसके साथ शरारत करूं? वह बोल ही रहा था कि तभी उसके पिताजी उसे देखने आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ गोपी? परेशान लग रहे हो? गोपी बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं सोच रहा था कि अब क्या काम करूं। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, आज तुम एक काम करो। मेरी सेहत ठीक नहीं लग रही। तुम गायों को जंगल के पास वाले मैदान में चराने ले जाओ। गोपी बोला, अवश्य पिताजी, मैं आज उन्हें ले जाऊंगा। अपने पिता के कहने पर गोपी ने गायों को खोला और उन्हें जंगल के निकट चराने ले गया। जल्द ही गोपी अपनी सारी गायों के साथ मैदान में पहुंच गया। लेकिन कुछ देर बाद वह गायों को चराते चराते ऊब गया। अचानक उसके मन में एक शरारत सूझी। भेड़िया! वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया मुझे खा जाएगा, बचाओ। जैसे ही गांव वालों ने उसकी पुकार सुनी, वे लाठियां लेकर उसे बचाने दौड़ पड़े। पर जब गांव के लोगों को भेड़िया कहीं दिखाई न दिया, तो उन्होंने लड़के से पूछा, कहाँ है भेड़िया? कहाँ है भेड़िया? लड़के ने हंसकर कहा, कौन भेड़िया चाचा? भेड़िया तो कहीं पर भी नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बहुत ही शरारती हो। हम तुम्हारी सहायता करने के लिए अपना काम छोड़कर आए हैं और तुमने हमें ही मूर्ख बना दिया। ऐसा कहकर गांव के लोग लौट गए। सच, खूब आनंद आ गया। लड़के ने मन ही मन कहा, एक बार फिर क्यों न इन गांव वालों को मूर्ख बनाया जाए। इस प्रकार एक दिन फिर उसने शोर मचाया, भेड़िया भेड़िया, बचाओ बचाओ, वह देखो भेड़िया मेरी गायों को खा जाएगा, बचाओ। गांव वाले एक बार फिर लाठियां लेकर उसे बचाने दौड़ पड़े, परंतु भेड़िए का कहीं दूर दूर तक पता न था। वे समझ गए कि इस लड़के ने एक बार फिर उन्हें मूर्ख बनाया है। लड़का उन्हें देखकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। गांव वालों ने क्रोधित होकर लौटते हुए कहा, तुम्हें अवश्य ही अपने झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। इस पर लड़का खूब जोर से हंस पड़ा। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? सच में ही वहाँ एक नहीं बल्कि दो दो भेड़िया निकले। उनसे घबराकर लड़का चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, बचाओ बचाओ। परंतु इस बार कोई भी उसे बचाने नहीं आया।
उन्होंने सोचा लड़का पहले की तरह झूठ बोलकर उनको मूर्ख बनाना चाहता है। इस प्रकार वे दो भेड़िए लड़के पर टूट पड़े और उसे मार दिया। देखा झूठ बोलने का क्या नतीजा हुआ। कहानी की शिक्षा, झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता, भले ही वह सच बोल रहा हो। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने इस वर्ष एक कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन किया और इस कहानी कथन के माध्यम से विशेषकर प्राथमिक स्तर के जो ग्रेड 5 और 6 के छात्र हैं उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। संगठन ने इस आयोजन के पीछे जो उद्देश्य रखा था वह था कि कहानी आप लेकर आएं, अपनी कहानी प्रस्तुत करें और छात्रों ने बड़े सुंदर ढंग से अपनी अपनी कहानियाँ प्रस्तुत की और लगभग मॉरिशस के 100 छात्रों ने भाग लिया और आज फाइनल्स में 20 बच्चों ने अपनी प्रतिभागिता दर्शाई। सभी को नमस्ते। मैं सात सरकारी पाठशाला से दीक्षिता राम जवन हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है संगठन की शक्ति। एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देखकर ही भाग चुके थे। उसे कुछ ना मिला तो वह क्रोधित होकर पुकारने लगा। वही निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की पुकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नज़र उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक ना निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह क्या करती। दोस्तों, हिरनी के शौक का ठिकाना ना रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। शौक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर अपनी कहानी सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह बोला, वह तो एक अजगर है, अपनी पूंछ की फटकार से मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन वहीं पास में ही चींटियों की एक बाम्बी है। वहाँ की रानी मेरी सखी है, हमें उसे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी ने कहा, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ ना सका तो वह छोटी सी चींटी क्या कर लेगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो, उसके पास चींटियों की एक बड़ी सेना है। प्यारे मित्रों, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरी बाम्बी के पास एक संकीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते से आने पर मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को चींटी रानी पर पूरा विश्वास था। नेवला जाकर सांप के भील के पास अपनी बोली बोलने लगा और अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया और गाना गाने लगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। इसी प्रकार नेवले ने उसे संकीर्ण रास्ते से आने पर मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर चीरने लगा। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया।
अजगर तरफ उठा और अपना शरीर पटकने लगा। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, हुए हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सुनो दोस्तों, संगठित शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर एक साथ होते हैं हम तो मुश्किलें होती है कम। एकता ही हमारी ताकत, नहीं आती कोई मुसीबत। धन्यवाद। Nous, par rapport au choix qu'il nous fait pour Kiara faire la langue hindi, et nous tenons deux choix. Et nous tenons pour choisir entre KM et la langue hindi, mais nous préférons qu'il nous fait faire hindi, parce qu'il par rapport à ce l'avenir ici, et dans Maurice, il y a une langue plus, et il peut faire carrière avec ça. Et ce qui m'a pour dire et Kiara mérite là les vingt pour lui, parce que nous en tant qu'une famille catholique nous prenons sa langue là de base, nous ça mérite là les vins uniquement pour lui avec ce Benji qui vient de lui depuis la Standard One jusqu'à présent, et je souhaite qu'il continue dans sa lancée là, parce qu'il peut une ouverture pour lui dans ce domaine là. आज हम यहाँ पर आए हैं क्यारा के कारण। ओलिविया और सीए से हैं हम। क्यारा हमारी छात्रा हैं, कहानी कथन में इसने भाग लिया है और हमें बहुत गर्व है कि हिंदू ना होते हुए भी इतनी अच्छी तरह से इतनी अच्छी अभिव्यक्ति दी है। इसके माता पिता को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा इसको प्रोत्साहित किया। मैं अपनी मुख्य अध्यापिका मिसेस आनिक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमेशा क्यारा को प्रेरणा दी कि हिंदी सीखे, हिंदी पढ़े और आगे बढ़े। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम क्यारा भास है। मैं ओलिविया सीए की छात्रा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है कपटी अतिथि। आइए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक खटमल था। वह अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ एक बहुत बड़े सुंदर पलंग के कोने में रहता था। यह पलंग राजा का था। जब राजा सोया होता तब खटमल और उसका परिवार राजा का खून चूसते और खूब मज़े से रहते। एक दिन एक मच्छर कमरे में आ गया। उसने राजा का बिछौना देखा। आहा, कितना कोमल और मुलायम है, वह अपने आप से बोला। वह उड़कर बिस्तर पर जा बैठा। इतने में खटमल आ गया। तुम कौन हो? खटमल ने मच्छर से पूछा। कहाँ से आए हो? यह राजा का पलंग है, तुम यहाँ नहीं ठहर सकते, चले जाओ। श्रीमान जी, मच्छर ने उत्तर दिया, क्या अतिथि से ऐसे ही बात की जाती है? मैं तो यात्री हूँ, मैंने बहुत से लोगों का खून चखा है, मगर अभी तक मैंने किसी राजा का खून नहीं चखा। वह तो शहद जैसे मीठा होता होगा। मुझे अपना मेहमान समझकर राजा का खून चखने की आज्ञा दीजिए। नहीं, खटमल चिल्लाया, हो नहीं सकता। क्यों नहीं? मच्छर ने पूछा। क्योंकि, खटमल ने समझाया, जब तुम राजा को काटोगे तो उसे पीड़ा होगी। वह जाग जाएगा और हम सबको मार डालेगा, इसलिए कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मच्छर खटमल के पैरों में गिर पड़ा। वह बोला, दया करो, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि राजा के खून का स्वाद कैसा होता है। खटमल बड़ा रहमदिल था। वह बोला, यह तो सच है कि राजा का खून स्वादिष्ट होता है। तुम बस इस बार के लिए ठहर सकते हो, लेकिन याद रखो, तुम खून चूसने के लिए गलत समय पर मत आना और गलत स्थान पर मत काटना। मच्छर बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा,
वह बोला। ठीक समय कौन सा है और कौन सा ठीक स्थान है? खटमल बोला। जब राजा साहब खाना खा चुके और मदिरा पी चुके हों, उन्हें गहरी नींद आ जाएगी। और ठीक स्थान राजा का पैर है। यदि वहाँ पर काटोगे तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा, मच्छर बोला, मैं ध्यान रखूँगा। खटमल अपने कोने में लौट गया। मच्छर राजा की प्रतीक्षा करने लगा। जो ही राजा पलंग पर लेटा, वह उत्तेजित हो उठा। वाह, वह चिल्लाया, मेरे भोजन के लिए राजा का खून, वह शहद की तरह मीठा होगा, शहद की तरह। वह खटमल की बात भूल गया। राजा को अभी नींद आनी शुरू ही हुई थी कि मच्छर ने उसकी गर्दन पर काट लिया। राजा झपट उठ बैठा। वह एकदम लाल हो गया। अरे, सब जल्दी से आओ, वह चिल्लाया, मुझे किसी चीज़ ने खाता है। अच्छी तरह से देखो और जो भी मिले उसे मार डालो। राजा के नौकरों ने बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ा। मच्छर तो उड़ चुका था। उन्हें मिला बेचारा खटमल और उसका परिवार। उन्होंने खटमल और उसके परिवार को मसर डाला। कोई भी न बचा। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते महोदय, महोदया और दोस्तों, मैं पेशा पर सुंदर हूँ। राव रिवित सरकारी पाठशाला की 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक प्रसिद्ध दौर की कहानी सुनाऊंगी जो खरगोश और कछुए के बीच ही होती है, पर इसमें एक मोड़ भी है। यह मेरे प्रिय दादाजी की कही हुई कहानी है। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। मेरी कहानी का शीर्षक है दौर में मोड़। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में 2 गहरे मित्र रहते थे, एक खरगोश और एक कछुआ। दोनों दिन भर साथ ही रहते थे, खेलते थे और खाते पीते थे। एक दिन बात कुछ ऐसी हुई कि खरगोश कहने लगा, भाई कछुआ, तुम आलस्य करना क्यों नहीं छोड़ते हो? कितना धीरे धीरे चलते हो। कछुआ समझदार था। उसने कहा, भाई आलसी नहीं, मैं धीरे ही चलता हूँ। अगर तुम कहो तो एक दौड़ लगाए। खरगोश तुरंत बोला, हाँ हाँ अवश्य। अगले दिन सुबह के 9 बजे दौड़ शुरू हुई। सचमुच खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल गया। तभी खरगोश सोचने लगा, मैं तो बहुत आगे आ गया, चलो थोड़ा आराम करूं। और जाकर पेड़ की छाया में सो गया। उधर कछुआ बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। दोस्तों, इस दौड़ में जीत कछुए की होती है। यही तक की कहानी आपको मालूम होगी, लेकिन मेरे दादाजी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तभी तो मोड़ आती है। अपने हार के बारे में जानकर खरगोश को शर्म आई। उसने दूसरी दौड़ की बात उठाई जिसमें उसी की जीत हुई और वह अपनी जीत मनाने लगा। रुको दोस्तों, कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है। यहीं पर मोड़ आती है। खरगोश को रोकते हुए कछुए ने कहा, भाई एक अंतिम दौड़ करें, लेकिन इस बार मैं रास्ता चुनूंगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश फिर से आगे निकल गया। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वह एक नदी के पास पहुंचा। खरगोश को तैरना नहीं आता था, तो वह वहीं पर रुक गया। तभी कछुआ वहाँ पहुँचा।
उसने कहा, मित्र, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर एक साथ दौड़ पूरा करेंगे। और इस बार न खरगोश की और न कछुए की जीत हुई, दोनों दोस्तों की जीत हुई। दोनों दोस्त गले लगाकर गाने लगे, मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। सच कहते हैं, एकता में ही सफलता मिलती है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। जब एक छात्र कहानी प्रतियोगिता में भाग लेता है और अपनी कहानी प्रस्तुत करता है, यह केवल एक कहानी सुनाना नहीं है, वहीं तक काम रुकता नहीं है। प्रतियोगिता में सभी के सामने आकर बिना डरे, बिना झिझक की भावना जब छात्र अपनी कहानी सुनाता है, उससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और अच्छी हिंदी में बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव के साथ वह उस कहानी के संदेश को, उस कहानी में छिपे मूल्य को दर्शाता है। और यही वह उम्र है जब बच्चे ग्रेड 5 और 6 में होते हैं। इस समय जब वे हिंदी को बहुत अच्छे ढंग से कहानी के माध्यम से सुनाते हैं, तो हिंदी के प्रति भी उनकी जो रुचि है, उनका जो प्यार है, वह बढ़ता है। और यही एक छोटी भावना है कि जब वे माध्यमिक स्तर तक पहुंचेंगे तो आगे चल के हिंदी को पढ़ेंगे। तो हिंदी संगठन का उद्देश्य है, आप हिंदी को पढ़ें, हिंदी का प्रचार करें और इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। क्योंकि आज मॉरिशस में अंग्रेज़ी जानने वाले बहुत लोग हैं, फ्रेंच जानने वाले, क्रियोल बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जब आप हिंदी, भोजपुरी अतिरिक्त इस तरह की भाषा जानते हैं, इससे आपका व्यक्तित्व निखरता है, एक पूरा कॉन्फिडेंस लेवल, एक आत्मविश्वास बढ़ता है और आप कल को कहीं भी खड़े हो जाते हैं, आप निडर होते हैं और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो संगठन चाहता है कि अभी से ही बच्चों में यह भावना आ जाए कि हिंदी के प्रति, हिंदी बोलने में उनको गर्व हो। लावोंचीर गांव में स्थित रामस्वरूप रामगति आर्यन वैदिक पाठशाला की 5वीं कक्षा की छात्रा खुशी तुलसी की ओर से आप सभी को करजोर प्रणाम। मेरी कहानी का शीर्षक है चिड़िया और बहेलिया। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर जा बैठी। उसने देखा कि एक सफ़ेद कीड़ा पत्ते को चाट रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह तो मेरे लिए अच्छा भोजन है। जैसे ही नन्ही चिड़िया कीड़े को खाने के लिए लपकी, कीड़े को खतरे का आभास हुआ। उसने चिड़िया से कहा, कृपया मुझे मत खाओ। देखो, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें तो पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। मेरे जैसे कीड़े को खाकर तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। कीड़े ने आगे समझाया, देखो, अगर तुम मुझे अभी नहीं खाओगी तो मैं कुछ दिनों में एक सुंदर सी तितली बन जाऊंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी। हर अंडे में से फिर कीड़े निकलेंगे, जो फिर तितलियां बन जाएंगी। ये तितलियां फिर अंडे देंगी, जिनमें से और कीड़े निकलेंगे। इस प्रकार एक दिन यह पेड़ कीड़ों से भर जाएगा। फिर तुम पेट भर कीड़े खाना। चिड़िया बोली, तुम्हारी बात तो सही है, पर
मेरी माँ कहती है कि कल 100 कीड़े खाने से आज एक कीड़ा खाना बेहतर है। इतना कहकर चिड़िया ने झट से कीड़े को निगला और अधिक भोजन की खोज में उड़ गई। परंतु कुछ ही देर बाद नन्ही चिड़िया बहेलिए के जाल में फंस गई। वह बहेलिए से दया की भीख मांगने लगी। वह उसी तरह गिड़गिड़ाने लगी जैसे कीड़ा उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। चिड़िया बोली, भाई मुझे अभी मत मारो, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। थोड़े ही दिनों में मैं बड़ी हो जाऊंगी, फिर मेरे ऊपर बहुत मांस चढ़ जाएगा, फिर तुम मुझको खा लेना। बहेलिया बोला, अच्छा तुम तो बहुत चालाक हो, परंतु मैं भी मूर्ख नहीं हूँ। कल परसों की प्रतीक्षा में आज मैं तुम्हें छोड़ दूँ। क्या पता फिर मैं तुम्हें पकड़ पाऊंगा भी या नहीं। यह कहकर उसने चिड़िया को पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। चिड़िया को पछतावा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख है, जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। The third one is Sample Mizzi, Sipchan Government School. आज पौधुमन शिक्षण सरकारी पाठशाला के लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमने जो हिंदी स्टोरी टेलिंग में भाग ली, हमारी छात्र हैं जो मिर्जी सहपुल, वो तीसरी स्थान पर आई, और जो वादिनी नरसिंह, वो उनको कंसोलेशन प्राइज मिली। तो मैं बधाई सभी को देता हूँ। ये छात्राएं जितने हैं उनके परिवार और 2 बहन जी जो बहुत मेहनत कर रही है, और हम स्कूल में इन भाषाओं को बहुत महत्व देते हैं और हर साल हम इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ऐसे ही हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं वे हिंदी पढ़ें और इस भाषा को और आगे ले चलें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ मिर्जी सैपल। मैं पौधुमन शिक्षण सरकारी पाठशाला से आई हूँ। आज मैं आपको मोरिया पहाड़ की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए। एक पहाड़ के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम शांतक था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूध बेचने के लिए दूसरे गांव में जाता था। कभी-कभी जब वह थक जाता था तब वह जंगल में पेड़ के नीचे आराम करता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो गया था। थोड़ी देर बाद उसकी नींद नाच गाने की आवाज़ से खुल गई। उसने देखा कि परियां नाच रही थी और सुंदर संगीत बज रहा था। वह डर गया और बोला, तुम लोग कौन हो? मुझे कुछ मत करना। तभी परी माँ आई और बोली, डरो मत, जब चाहो तुम यहाँ आकर हमारा नाच देख सकते हो, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम पत्थर बन जाओगे। शांतक ने वचन दिया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। अब वह रोज़ वहाँ जाकर परियों का नाच देखने लगा और देर से घर लौटने लगा।
पड़ोसी बातें करने लगे। उसके माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन जब श्यांतक बारात लेकर जा रहा था, तब वह उसी जंगल से गुजरा। खुशी में उसे अपना राज सबको बता दिया। सब लोग छिपकर परियों की प्रतीक्षा करने लगे। जब परियां आई तब उन्हें पता चल गया कि वहाँ और लोग भी हैं। परी माँ गुस्सा हो गई और बोली, तुमने अपना वचन नहीं निभाया, अब तुम पत्थर बन जाओगे। तुरंत श्यांतक पत्थर बन गया और पहाड़ बन गया। आज हम उसे मोरिया पहाड़ कहते हैं। रामायण में भी कहा गया है, रघुकुरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमें हमेशा अपना वचन निभाना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। धन्यवाद। The second one, दूसरे स्थान पर आई हैं श्रेया चतुर्वेदी जी, एनएस फ्लोगो गवर्नमेंट स्कूल से। आप सभी को मेरा नमन है। मैं श्रीमती राजवंती आराधना वंदना देवी हूँ। मैं एनएस फ्लोगो सरकारी पाठशाला में पढ़ाती हूँ और श्रेया चतुर्वेदी मेरी 6ठी कक्षा की छात्रा हैं। कहानी अमर रहे, हिंदी भाषा अमर रहे, इसीलिए हम लोगों ने अपनी कहानी का शीर्षक चुना है, हिंदी भाषा और मेरा जीवन। 2 सप्ताह से हम लोगों ने तैयारियां की और मैं सबसे पहले अपनी हेड मिस्ट्रेस को धन्यवाद देती हूँ, श्रेया के माता पिता को धन्यवाद देती हूँ। जब भी सहयोग का काम लगा तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा और मैंने यह शीर्षक चुना है हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा, क्योंकि मेहनत तो है लेकिन आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। हम दोनों पर मेरे स्वर्गीय पिताजी श्रीमान दीमलाला मोहित जी का आशीर्वाद है। उन्होंने हिंदी और भोजपुरी प्रसार में प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, इसीलिए हम लोग हिंदी की जय जयकार करते रहें, इस भाषा को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंदी, जय भोजपुरी। सर्वप्रथम ये कहानी मेरी अध्यापिका जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी की तैयारी हमारी 2 हफ्ता तक चली, तो इसमें हमारी बहुत मेहनत लगी, ज़्यादा मतलब रेपिटिशन करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अर्थात हिंदी भाषा हमारी सभी उन्नतियों की जड़ है। आदरणीय निर्णायक मंडल, माननीय शिक्षकगण तथा सभी कहानी प्रेमियों, आप सभी को मेरा करजोर नमन। मैं श्रेया चतुर्वेदी एनएस फ्लोगो सरकारी पाठशाला से आई हूँ और मेरी अध्यापिका का नाम बहन जी वंदना है। हिंदी अमर रखने के लिए मैंने अपनी कहानी का शीर्षक चुना है, मेरा जीवन एवं मेरी हिंदी भाषा। आओ सुने यह कहानी, ना ही राजा ना ही रानी। मेरी कहानी है, छोटी सी थी, बहुत प्यारी थी, सबकी दुलारी थी। अगर माँ व्यस्त होती तो पिताजी खाना खिला देते, पिताजी दफ्तर में होते तो दादा दादी की गोद में मस्त चाव से भोजन का आनंद और चैन की नींद। दिनों के साथ साथ साल गुजरते गए। ना ही मोबाइल का ज़माना, ना ही फेसबुक व्हाट्सएप का बोलबाला, और ना ही गूगल मामू की उपस्थिति। बस पढ़ाई लिखाई में मस्त,
वंदना आराधना करना, परमात्मा के प्रति अमर प्रेम। वहीं बोल गूंजते चारों ओर, प्राण जाए पर वचन न जाए। जीवन यात्रा की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मनचाहा स्वप्न पूरा हुआ। बन गई मैं हिंदी अध्यापिका, हिंदी शान मेरी, हिंदी जान मेरी। स्कूल का पहला दिन था, मैं चली सर धज कर। आंगन में प्रवेश करते ही मैंने सोचा कि कोने कोने से आवाज़ आएगी, नमस्ते बहन जी, नमस्ते अध्यापिका जी। पर अफसोस, कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरी नज़र चारों ओर दौड़ी, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गई। छात्र छात्राएं सभी ओर हैं। हाँ, पाठशाला ही तो है, नया ज़माना है। चलो मैं ही पहले नमस्ते बोल देती हूँ। नमस्ते, नमस्ते बच्चों। अब जाकर उत्तर मिला, नमस्ते अध्यापिका जी। वह झलक सामने आ गई। जब हम छात्र थे, अध्यापक को देखकर दौड़े दौड़े आना, हाथ जोड़कर प्रणाम बोलना, उनका बस्ता लेकर कक्षा में छोड़ने जाना। कितना बदल गया हालात। आगे बढ़ी सुंदर कक्षा, कक्षा में 25 बच्चे। पहला दिन तेरी खीर था। धीरे धीरे दिन बीतता गया। 25 बच्चे मानो 25 अलग अलग दुनिया। घर पर हम दो, हमारे 2 सास ससुर की सेवा। क्या मैं इतनी जिम्मेदारियां एक साथ संभाल पाऊंगी? तभी स्वर्गीय पिताजी के बोल याद आ गए, अगर तुम जैसी बेटी हो तो हर घर बिना दीपक के भी रोशन होगा। मुस्कुराते हुए खुद से बोली, चल हट पगली, पापा की परी हूँ मैं, उनका विश्वास सदा अमर रखूंगी। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। कक्षा में विनय से बोली, लिखो बेटा, काम पूरा करना है ना? उत्तर मिला, मुझे नहीं लिखना। आगे बढ़ी, सुनो बच्चों, अब मैं गृह कार्य देखूंगी, किस किस ने पूरा नहीं किया, जरा हाथ उठाओ तो। बिना डर कुछ बच्चों के हाथ ऊपर दिखे। पूछने पर जवाब आया, मैं मैथ्स ट्यूशन के लिए गया था, इसीलिए समय नहीं मिला। और तुम? मुझे अंग्रेजी कार्य करना था। बहन जी, हाँ। और हेमा तुम? अध्यापिका जी, हमर माँ बोलन, आयो देर हो गल बा, हिंदी होला छोड़ दे। भोजपुरी सुनकर कुछ बच्चे हंसने लगे, यहाँ तक कि कुछ बच्चे शर्माने लगे। दैया रे दैया, कैसी दशा हो गई है आज। हिंदी भाषा पर हंसी, भोजपुरी भाषा पर शर्माना। क्या हिंदी भाषा इतना पीछे छूट रही है? सावधान, अगर भाषा गई तो संस्कृति भी गई। भले ही भूल होना प्रकृति है, लेकिन मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है। स्थिति सुधारना है। आजकल के बच्चों में हिंदी और भोजपुरी का उठान करना ही होगा। हिंदी और भोजपुरी का झंडा लहराना ही होगा। हाँ, लहराना ही होगा। कक्षा में तो पूरा नमूना है, अलग अलग नमूनों के लिए अलग अलग तकनीक अपनाना। कभी अध्यापिका तो कभी माँ बनकर ममता की भावना जगाना, कभी डांट कर तो कभी प्रेम से समझाना। कड़ी मेहनत तथा अनेक गतिविधियों का प्रयोग। साल के अंत आते आते सभी के पैरों तले सफलता चूमी गई। एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, बड़ों के प्रति सम्मान, हिंदी भोजपुरी अपनाना और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में रुचि जागृत हुई। सच में जब कुछ ठान लेते हैं तो जीत हो ही जाती है। अंत भला तो हाँ, सब भला। कहानी से यह सीख मिलती है, हिंदी भोजपुरी सीखना, सिखाना एवं प्रचार प्रसार करते रहना। धन्यवाद। और आज के हमारे विजेता, जिन्होंने शेर, भेड़िए और मगरमच्छ को भी मात दे दी, वो है कुमार ताकुपासाद करांशु काचकुमा मगरमच्छ को। यह टोली राजकुमार गजाधर सरकारी पाठशाला जो फ्लाक में है, वहाँ से आई है। हमारे 2 छात्र अंतिम पड़ाव तक आए हैं। खरांशु को प्रथम पुरस्कार मिला है और चारुषी को कंसोलेशन प्राइज़। इस सफलता के पीछे मेरे तीनों
हिंदी अध्यापिकाएं, अभिभावक, स्कूल का मुख्य अध्यापिका और एडमिनिस्ट्रेशन सभी का सहयोग मिला है। उन सभी को धन्यवाद और बधाई। मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरा बेटा खरांशु ताकू प्रसाद प्रथम आया है और मुझे इस भाषा पर बहुत गर्व है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम खरांशु ठाकुर प्रसाद है। मैं राजकुमार गजाधर सरकारी पाठशाला से आया हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है मटके वाली बुढ़िया। एक बार एक बुढ़िया थी। वह जंगल के किनारे पर एक छोटे से घर में ही रहती थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से मिलने का विचार किया। बेटी के घर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, पर बुढ़िया को इस बात का कोई डर न था। वह चल पड़ी, परंतु वह कुछ ही दूर चली थी कि उसे रास्ते में एक शेर मिला। ऐसा बड़ा शेर उसने कभी भी नहीं देखा था। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है बुढ़िया, शेर ने कहा। आओ मैं तुम्हें खा लूं। परंतु बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब खा लेना। शेर ने सोचा, यह ठीक ही तो कह रही है, अतः इसे जाने दो। बुढ़िया कुछ दूर आगे चली थी कि उसे रास्ते में एक भेड़िया मिला। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है बुढ़िया, भेड़िए ने कहा। आओ मैं तुम्हें खा लूं। परंतु बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब खा लेना। भेड़िए ने सोचा, यह ठीक ही तो कह रही है, अतः इसे जाने दो। बुढ़िया कुछ आगे चली थी कि उसे रास्ते में एक मगरमच्छ मिला। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है बुढ़िया, मगरमच्छ ने कहा। आओ मैं तुम्हें खा लूं। परंतु बुढ़िया ने क्या कहा दर्शकों? बोलो बोलो, बुढ़िया ने क्या कहा? अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब खा लेना। मगरमच्छ ने सोचा, यह ठीक ही तो कह रही है, अतः इसे जाने दो। इस प्रकार तीनों से बचकर बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बेटी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गई। बुढ़िया को वहाँ रहने में कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे कहीं से एक लाल रंग का एक बड़ा सा मटका ला दो। उसकी बेटी ने मटका ला कर दिया। बुढ़िया उस मटके में दुबक कर बैठ गई। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, अब तुम इस मटके को धकेल दो। उसकी बेटी ने उस मटके को जोर का धक्का दिया और मटका जंगल के रास्ते में लुढ़कने लगा। मगरमच्छ बुढ़िया की बाट देख रहा था। उसकी नज़र मटके पर पड़ी। उसने कहा, अरे ओ मटके, क्या रास्ते में तुमने किसी बुढ़िया को देखा है? बुढ़िया ने मटके के भीतर से उत्तर दिया, चाय मरे मटके तिम्बकत्तू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। मगरमच्छ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कभी भी किसी मटके को इस प्रकार बोलते नहीं सुना था। वह तुरंत मटके के रास्ते से हट गया। मटका इसी तरह लुढ़कता रहा। शीघ्र ही भेड़िया मटके के रास्ते में आ धमका। उसने कहा, अरे ओ मटके, क्या रास्ते में तुमने किसी बुढ़िया को देखा है? बुढ़िया ने मटके के भीतर से उत्तर दिया, चाय मरे मटके तिम्बकत्तू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। भेड़िए को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कभी भी किसी मटके को इस प्रकार बोलते नहीं सुना था। वह तुरंत मटके के रास्ते से हट गया। मटका लगभग जंगल के किनारे पर पहुंच गया था, परंतु शेर बुढ़िया की बाट जो रहा था। जैसी उसकी नज़र मटके पर पड़ी, वह जोर से गरजा। उसने कहा, अरे ओ मटके, क्या रास्ते में तुमने किसी बुढ़िया को देखा है?
अब बुढ़िया बहुत डर गई थी। उसने कांपते हुए आवाज में उत्तर दिया, मरे मक्के तिम्बकट्टू कागी बुढ़िया का तू। शेर ने बुढ़िया की आवाज को पहचान लिया। उसने अपने पंजे से मटके पर चोट की और मटके के 2 टुकड़े हो गए। बुढ़िया मटके से बाहर निकल आई। शेर ने कहा, आहा, अब मैं तुम्हें आसानी से खा सकता हूँ। परंतु बुढ़िया तुरंत नीचे झुक गई। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और शेर की आंखों में झोंक दी। उफ, शेर चिल्लाया, मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। बुढ़िया भागी। वह दौड़ती रही। शीघ्र ही वह जंगल से बाहर निकल आई। वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। उसने कहा, मैंने सबको खूब ललचाया पर कोई मुझे खा ना पाया। माना कि मैं बुढ़िया हूँ पर अकल में बढ़िया हूँ। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सबने बहुत अच्छे काम किया है। मुझे आप सब पर गर्व है। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति और पहचान भी है। हमेशा भरे सपने देखो, मेहनत करो और अपने माता पिता और टीचर्स का नाम रोशन करो। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ।